रात की हल्की ठंडी हवा शहर की चमकती सड़कों को छूती हुई आगे बढ़ रही थी। हर तरफ रोशनी, हर तरफ रफ्तार, और उसी रफ्तार के बीच एक नाम था जो सिर्फ लिया नहीं जाता था, महसूस किया जाता था। सम्राट मल्होत्रा। लंबा प्रभावशाली व्यक्तित्व, तीखी जबड़े की रेखा, गहरी आंखें जिनमें अजीब सा रौब और ठहराव था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी कलाकार ने बारीकी से गढ़ा हो, और उसकी चाल में वो आत्मविश्वास था जो लोगों को खुद ब खुद रास्ता देने पर मजबूर कर दे। सम्राट उन लोगों में से नहीं था जो किस्मत के भरोसे बैठते हैं। उसने अपनी किस्मत खुद बनाई थी। उसका नाम शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून में लिया जाता था। उसकी कंपनी मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, एक ब्रांड थी जहां हर काम परफेक्शन से होता था। कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे कितना भी बड़ा या मुश्किल क्यों ना हो, सम्राट के लिए वो सिर्फ एक चैलेंज होता था, और चैलेंज उसे पसंद थे। सुबह के ठीक 9 बजे मल्होत्रा ग्रुप की 20 मंजिला बिल्डिंग के सामने एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत सतर्क हो गए। जैसे ही कार का दरवाज़ा खुला, सम्राट बाहर उतरा। उसके कदम जैसे ही ज़मीन पर पड़े, माहौल में एक अलग ही सन्नाटा छा गया। ऑफिस के अंदर काम कर रहे लोग एक पल के लिए ठिठक गए, फिर जैसे किसी ने अलार्म बजा दिया हो। सब अपने अपने काम में लग गए, और इस बार पहले से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ। कीबोर्ड की आवाज़ें तेज हो गई, फ़ोन कॉल्स एकदम प्रोफेशनल टोन में बदल गई। हर किसी को पता था बॉस आ चुके हैं। सम्राट बिना किसी की तरफ देखे सीधे अंदर बढ़ा। उसकी आंखें सामने थी, कदम स्थिर, और चेहरे पर वही सख्त भाव। जैसे ही वो अपने केबिन के पास पहुंचा, उसकी असिस्टेंट नताशा जल्दी जल्दी उसके पीछे आ गई। गुड मॉर्निंग सर, उसने हल्की घबराहट के साथ कहा। सम्राट ने बिना उसकी तरफ देखे दरवाज़ा खोला और अंदर जाते हुए बोला, आज मेरी कौन कौन सी मीटिंग्स हैं? नताशा ने तुरंत अपनी टैबलेट खोली। सर, 10 बजे क्लाइंट मीटिंग है, उसके बाद 12 बजे इन्वेस्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल। सम्राट अचानक रुक गया और उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में सख्ती साफ झलक रही थी। मुझे सुनाने के लिए नहीं पूछा मैंने, सारी डिटेल्स मेरे टेबल पर चाहिए, वो भी अभी। नताशा एक पल के लिए घबरा गई। यस सर, अभी भेजती हूँ। और भेजती नहीं, लेकर आओ, सम्राट ने ठंडे लेकिन दबाव भरे लहजे में कहा। जी सर। नताशा लगभग भागती हुई बाहर निकल गई। सम्राट अपने केबिन में आया और कुर्सी पर बैठते ही सामने रखी फाइल्स उठाने लगा। उसकी नज़रें हर डिटेल को ऐसे स्कैन कर रही थी जैसे कोई मशीन हो। तभी उसकी नज़र एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर रुकी। उसने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर अचानक फाइल को टेबल पर जोर से पटक दिया। नताशा, उसकी आवाज़ पूरे केबिन में गूंज गई। नताशा दौड़ती हुई अंदर आई। यस सर। ये क्या है? उसने फाइल उसकी तरफ फेंकते हुए कहा। नताशा ने कांपते हाथों से फाइल पकड़ी। सर, ये नए प्रोजेक्ट की रिपोर्ट। रिपोर्ट? सम्राट की आवाज़ और ठंडी हो गई। इसमें 3 जगह डेटा मिसिंग है और 2 जगह गलत कैलकुलेशन। क्या यही स्टैंडर्ड है हमारा? सॉरी सर, मुझे सॉरी नहीं चाहिए, उसने बीच में ही रोक दिया। मुझे काम चाहिए, परफेक्ट काम। आज के बाद अगर मुझे ऐसी कोई गलती दिखी तो तुम्हें पता है ना क्या होगा? नताशा ने जल्दी से सिर झुका लिया। आई अंडरस्टैंड सर, मैं अभी ठीक करती हूँ। और आज की सारी मीटिंग्स की पूरी डिटेल, टाइम, एजेंडा, क्लाइंट बैकग्राउंड, सब कुछ मेरे टेबल पर अगले 10 मिनट में चाहिए, सम्राट ने सख्ती से कहा। जी सर। नताशा जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसने गहरी गहरी सांस ली और तुरंत अपने सिस्टम पर काम करने लगी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, जैसे हर सेकंड की कीमत हो। उसे पता था सम्राट के साथ काम करना आसान नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ टिक गए तो सफलता पक्की है। कुछ ही मिनटों में उसने सारी डिटेल्स प्रिंट की और फाइल लेकर सम्राट के केबिन में पहुंची। सर, आपकी सारी मीटिंग्स की डिटेल, उसने फाइल टेबल पर रखते हुए कहा। सम्राट ने बिना कुछ कहे फाइल उठाई और देखने लगा। उसकी नज़रें हर लाइन को परख रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे उसे काम ठीक लगा हो। और कुछ? उसने पूछा।
नताशा ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, सर आज रात आपके दोस्त सिद्धार्थ की एनिवर्सरी पार्टी है। सम्राट ने एक पल के लिए नजरें उठाई। टाइम? रात 8 बजे, होटल ग्रैंड रेजेंसी में। सम्राट ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है। नताशा ने राहत की सांस ली और बाहर चली गई। सम्राट ने अपनी कुर्सी पर पीछे टिकते हुए आंखें बंद की। कुछ पल के लिए उसका चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे भी वही जुनून छिपा था, हर चीज को कंट्रोल में रखने का, हर काम में बेस्ट होने का। उसे नहीं पता था कि आज रात की वही पार्टी उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। उसी शहर के एक छोटे से साधारण से घर में, जहाँ दीवारों पर पुरानी पेंट की परतें झड़ने लगी थी, लेकिन वहाँ रहने वालों के सपनों की चमक अभी भी बरकरार थी। रहती थी सिया। सिया एक ऐसी लड़की जिसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हिम्मत और उम्मीद की कोई कमी नहीं थी। सुबह की हल्की धूप कमरे में आ रही थी। सिया अपनी माँ के पास बैठी थी और उनके बालों में तेल लगा रही थी। माँ, आज एक कंपनी में इंटरव्यू है, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा। कौन सी कंपनी? इवेंट मैनेजर की है, पार्टी ऑर्गेनाइज करने का काम है। तुम कर लोगी ना? माँ की आवाज़ में चिंता थी। सिया ने उनके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, करना ही होगा माँ, अब वक्त आ गया है कि मैं भी कुछ करूँ। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। भगवान तुम्हें ज़रूर कामयाब करेगा। सिया ने जल्दी से तैयार होकर अपनी फाइल उठाई और घर से निकल पड़ी। रास्ते भर उसके मन में कई ख्याल आ रहे थे। डर भी था, लेकिन उससे ज़्यादा उम्मीद थी। इंटरव्यू देने के बाद जब उसे नौकरी मिल गई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो लगभग दौड़ती हुई घर पहुंची। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। माँ, उसने आवाज़ लगाई। उसकी माँ बाहर आई। सिया ने तुरंत उनके मुंह में मिठाई रख दी। ये खुशी में माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे नौकरी मिल गई माँ, मैं अब पार्टी ऑर्गेनाइजर हूँ। सिया की आंखों में चमक थी। उसकी माँ की आंखें भर आई। मुझे पता था तुम ज़रूर करोगी। सिया ने उन्हें गले लगा लिया। अब सब ठीक हो जाएगा माँ, मैं सब संभाल लूँगी। उसे नहीं पता था कि उसकी ये नई नौकरी उसे बहुत जल्द उस इंसान से मिलाने वाली है जिसका नाम पूरे शहर में गूंजता है, सम्राट मल्होत्रा। सिया के लिए वो दिन किसी सपने से कम नहीं था। नौकरी ज्वाइन करने के कुछ ही घंटों बाद उसे कंपनी के मालिक अरविंद अरोड़ा के केबिन में बुलाया गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर उसने वही आत्मविश्वास बनाए रखा। आइए सिया, अरविंद अरोड़ा ने उसे देखते ही कहा। उनकी आवाज़ में शक्ति कम और परख ज़्यादा थी। जी सर, सिया ने अंदर आकर धीरे से कहा। अरविंद ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, आज रात एक बहुत बड़ी पार्टी है, सिद्धार्थ बंसल की एनिवर्सरी पार्टी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे हैंडल करो। सिया एक पल के लिए चौंक गई। सर, आज ही? हाँ, आज ही, उन्होंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी नहीं। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। सिया ने गहरी सांस ली और बिना झिझके बोली, आप मुझ पर भरोसा रखिए सर, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। अरविंद ने हल्की मुस्कान दी। देखते हैं, जाओ तैयारी शुरू करो। सिया के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया और काम में लग गई। होटल ग्रैंड रेजेंसी का बड़ा हॉल उसकी जिम्मेदारी था। हर चीज़, डेकोरेशन, लाइटिंग, म्यूजिक, केटरिंग, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए था। फ्लावर अरेंजमेंट थोड़ा और सॉफ्ट रखो, ये एनिवर्सरी पार्टी है, कोई कॉरपोरेट इवेंट नहीं, सिया ने एक डेकोरेटर से कहा। जी मैम, उसने तुरंत सुधार करना शुरू किया। लाइट्स बहुत ब्राइट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा वार्म टोन चाहिए, उसने दूसरे स्टाफ को निर्देश दिया। उसकी आवाज़ में आज आत्मविश्वास था और फैसलों में साफ समझ। हर कोई उसकी बात मान रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो क्या कर रही है। घंटों की मेहनत के बाद धीरे धीरे पूरा हाल एक खूबसूरत सपने जैसा दिखने लगा। हल्की रोशनी, ताज़े फूलों की खुशबू, सॉफ्ट म्यूज़िक, हर चीज़ में एक परफेक्ट बैलेंस था।
उसी वक्त अरविंद अरोरा वहां पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उनके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। इम्प्रेसिव, उन्होंने धीरे से कहा। सिया ने उनकी तरफ देखा। थैंक यू सर। अगर सिद्धार्थ बंसल को ये पसंद आ गया तो समझो तुमने खुद को साबित कर दिया, उन्होंने कहा। सिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन्हें ज़रूर पसंद आएगा सर। थोड़ी दूर पर खड़ी एक लड़की ये सब देख रही थी, तान्या। वो इस कंपनी में काफ़ी समय से काम कर रही थी, लेकिन आज तक उसे इतना बड़ा मौका नहीं मिला था। उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। जब सिद्धार्थ बंसल का प्रोजेक्ट आया तो वो सोच रही थी कि वो प्रोजेक्ट वही करेगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना नाम होगा उसका। नई आई है और सीधा इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, उसने मन ही मन कहा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक खतरनाक मुस्कान आ गई। देखती हूँ कितना अच्छा करती है। शाम होते होते मेहमान आने शुरू हो गए। बड़े बड़े बिजनेसमैन, हाई प्रोफाइल लोग सब धीरे धीरे हॉल में भरने लगे। हर कोई डेकोरेशन और अरेंजमेंट की तारीफ कर रहा था। वाह क्या सेटअप है, एक मेहमान ने कहा। कमाल कर दिया, दूसरे ने सहमति जताई। सिया दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन नज़रें हर छोटी बड़ी चीज़ पर बनी हुई थी। कुछ देर बाद हॉल के बाहर एक लग्जरी कार आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और सम्राट मल्होत्रा बाहर उतरा। जैसे ही वो अंदर आया, कई लोगों की नज़रें उसकी तरफ उठ गई। उसकी मौजूदगी ही ऐसी थी कि उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। सम्राट, सिद्धार्थ बंसल ने उसे देखते ही आगे बढ़कर गले लगाया। हैप्पी एनिवर्सरी, सम्राट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। थैंक यू यार, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। आओ तुम्हें मोनिका से मिलवाता हूँ। वो उसे अपने पत्नी के पास ले गया। मोनिका, ये सम्राट है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। सेम हियर, सम्राट ने जवाब दिया और एक फूल का बुके और लाया गिफ्ट उनके हाथ में पकड़ा दिया। उसकी नज़रें एक बार पूरे हाल पर घूमी। हर चीज़ इतनी परफेक्ट थी कि उसके चेहरे पर हल्की सी सराहना उभर आई। अच्छी अरेंजमेंट है, उसने कहा। सिद्धार्थ मुस्कुराया। इस बार एक नई लड़की को मौका दिया है और सच कहूँ तो उसने उम्मीद से भी बेहतर काम किया। ओह, सम्राट ने दिलचस्पी से पूछा। चलो मिलवाता हूँ, सिद्धार्थ ने कहा। दूसरी तरफ तान्या अपने प्लान पर काम कर रही थी। उसने एक गिलास में पानी लिया और उसमें चुपके से कुछ मिला दिया। अब देखती हूँ तुम्हारा परफेक्शन, उसने धीरे से कहा। वो सिवा के पास आई। सिया, तुम काफ़ी देर से काम कर रही हो, थोड़ा पानी पी लो। सिया ने बिना शक किए गिलास ले लिया। थैंक यू। वो धीरे धीरे पानी पी गई और कुछ ही मिनटों में उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसका सिर भारी होने लगा, नज़रें धुंधली पड़ने लगी। ये क्या, उसने खुद से कहा। उधर सिद्धार्थ सम्राट को लेकर सिया की तरफ आ रहा था। वो रही, उसने इशारा किया। सिया खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटी और तभी अचानक किसी से टकरा गई। वो सम्राट था। टकराते ही सिया का संतुलन बिगड़ गया। उसके हाथ अपने बालों में चले गए, जैसे वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। उसकी सांसें तेज हो गई थी। सम्राट ने तुरंत उसे पकड़ लिया ताकि वो गिर ना जाए। हे, आर यू ओके? उसने गंभीर आवाज़ में पूछा। सिया की आंखें आधी बंद थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द साफ नहीं निकल रहे थे। तभी सिद्धार्थ पास आया। अरे यही है सिया, इसी ने पार्टी ऑर्गेनाइज की है। सम्राट की नज़रें सिया पर टिक गई, लेकिन इस बार सिर्फ एक ऑर्गेनाइजर के रूप में नहीं, कुछ अलग था उसे इस पल में। और दूसरी तरफ खड़ी तान्या ये सब देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ खामोश खड़ी थी। सिद्धार्थ अभी कुछ और सम्राट से कह पाता, उससे पहले ही पीछे से मोनिका की आवाज़ आई। सिद्धार्थ, जरा इधर आना। सिद्धार्थ ने एक नज़र सिया और सम्राट पर डाली। सिया की हालत उसे अजीब लग रही थी। वो कभी अपने हाथों को रगड़ती, कभी अपने बालों में उंगलियां फंसा कर खींचने लगती। उसकी सांसें तेज थी, आंखें अधखुली और चेहरा तपता हुआ। सिद्धार्थ के मन में एक पल को शक आया। वो सालों से बिजनेस में था और उसने बहुत कुछ देखा था।
कई बार लोग जानबूझकर हाई प्रोफाइल लोगों के करीब आने के लिए ड्रामा भी करते थे, लेकिन सिया को देखकर उसे वैसा कुछ नहीं लगा। उसमें बनावट नहीं थी, बल्कि परेशानी साफ दिख रही थी। सम्राट, मैं अभी आता हूँ, सिद्धार्थ ने कहा और मोनिका की तरफ चला गया। अब सम्राट और सिया अकेले थे। तुम ठीक हो? आर यू ओके? सम्राट ने फिर पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में पहले से ज़्यादा गंभीरता थी। सिया ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में अटक गए। उसका शरीर बेकाबू सा हो रहा था। वो अचानक सम्राट के करीब आई और उसका हाथ पकड़कर बोली। उस स्पर्श में कोई होश नहीं था, सिर्फ बेचैनी थी। सम्राट का माथा सिकुड़ गया। अब उसे साफ समझ आ गया था, कुछ गड़बड़ है। तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाना होगा, उसने खुद से कहा। वो बिना देर किए सिया को संभालते हुए पार्टी हॉल से बाहर ले गया। किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पार्टी अपने चरम पर थी। वो सीधे होटल के एक प्राइवेट रूम में पहुंचा। दरवाज़ा बंद करते ही सिया की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी। वो खुद को जैसे सहन नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। वो अपने कपड़ों को खींचने लगी, जैसे उसे हर चीज़ भारी लग रही हो। सम्राट ने तुरंत उसे रोका। सिया, स्टॉप इट, तुम होश में नहीं हो। लेकिन वो जैसे सुन ही नहीं रही थी। उसका शरीर उस पर हावी हो चुका था। वो अपने कपड़े को फाड़ने लगी थी खींचकर। सम्राट ने जल्दी से एक कंबल उठाकर उसे ढक दिया और उसे संभालते हुए बेड पर बैठाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये स्थिति उसके लिए भी बिल्कुल नई थी। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और होटल के डॉक्टर को कॉल किया। इमीडिएटली रूम नंबर। अभी उसकी आवाज़ में आदेश साफ था। जब तक वो डॉक्टर आता, सिया को संभालना मुश्किल हो रहा था। वो बार बार कंबल हटाने की कोशिश करती, अपने बालों को खींचती और बेचैनी में सम्राट के करीब आती। सम्राट ने खुद को संयमित रखा। उसने उसके हाथों को धीरे से पकड़ा। बस शांत हो जाओ, मैं हूँ यहाँ। उसके शब्दों में शक्ति नहीं, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। कुछ मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सम्राट ने जल्दी से दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। 1 मिनट कहकर डॉक्टर को बाहर रुकने का इशारा किया। वो वापस आया, सिया को ठीक से कंबल में लपेटा और फिर डॉक्टर को अंदर आने दिया। डॉक्टर ने सिया की हालत देखकर तुरंत समझ लिया, इन्हें किसी ने स्ट्रॉन्ग ड्रग्स दिया है, शायद हाई डोज। सम्राट की आंखें सख्त हो गई। क्या मतलब? इनकी बॉडी में एक्सट्रीम हीट, रेस्टलेसनेस और कंट्रोल लॉस, ये सब उसी के सिम्टम्स हैं। डॉक्टर ने कहा, मैं इन्हें एक इंजेक्शन देता हूँ, इससे थोड़ी राहत मिलेगी। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। सिया की सांसें थोड़ी धीमी हुई, लेकिन बेचैनी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, अगर ये पूरी तरह शांत नहीं होती तो उन्हें किसी तरह कूल डाउन और स्टेबल रखना होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इनकी बॉडी को हिट करना पड़ेगा। सम्राट की नज़रें अब एक पल को सख्त हो गई। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया। मैं बाहर हूँ, ज़रूरत पड़े तो बुला लीजिएगा, कहकर डॉक्टर चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में फिर वही खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी के अंदर सिया की तेज़ सांसें गूंज रही थी। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, वो फिर बुदबुदाई। वो अचानक उठी और सम्राट को हल्का सा धक्का दिया। उसके हाथ फिर अपने कपड़ों की तरफ बढ़े। सम्राट ने तुरंत उसे रोका। सिया, प्लीज़, खुद को चोट मत पहुंचाओ। उसने उसे अपने पास खींचा और कंबल में ढक लिया। इस बार उसने उसे अपनी बाहों में थाम लिया, मजबूती से, लेकिन बहुत संभाल कर, जैसे वो उसे टूटने से बचा रहा हो। शांत हो जाओ, मैं हूँ, उसने धीरे से कहा। सिया का शरीर कांप रहा था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ झुकी और अनजाने में उसके करीब आ गई। सम्राट ने खुद को रोकने की कोशिश की। उसके लिए यह सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, एक इंसान की मदद करना, लेकिन सिया की हालत, उसका पास आना, सब कुछ उसे भी असहज कर रहा था। उसने नज़रें फेर ली, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन सिया ने जैसे कोई सहारा पा लिया हो। वो उसके और करीब आ गई। उसके हाथ सम्राट के कंधों को पकड़ चुके थे। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी, भावनाओं से, बेचैनी से और उस अनजाने खिंचाव से जिसे दोनों में से कोई समझ नहीं पा रहा था। सम्राट ने आखिरी बार खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पल में हालत, जिम्मेदारी और इंसानी कमजोरी सब एक साथ उलझ गए।
उस रात उस कमरे में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में पूरी तरह से नहीं बांधा जा सकता। वो एक मजबूरी भी थी, एक गलती भी, और शायद किसी अनदेखी शुरुआत की पहली रेखा भी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सिया गहरी नींद में थी। उसकी सांसें अब सामान्य थी, चेहरा भी पहले जैसा शांत लग रहा था। सम्राट बेड के किनारे बैठा था। उसके चेहरे पर भारीपन था, सोच का या एहसास का। उसने धीरे से सिया के बालों को पीछे किया। उसकी नज़रें उसके चेहरे पर टिक गई। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा। उस पल में उसने एक फैसला ले लिया, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के। वो जानता था कि जो हुआ वो यूं ही भुलाया नहीं जा सकता, और सिया अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसने आखिरी बार सिया के चेहरे को देखा, और कब वहीं बैठे बैठे उसकी आंख लग गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। 5 साल बाद लखनऊ की एक शांत गली में सुबह की हल्की धूप के साथ एक प्यारा सा नज़ारा दिख रहा था। एक छोटी सी लड़की अपने नन्हे से बेटे के पीछे भाग रही थी, और वो छोटा बच्चा तोतली आवाज़ में हंसते हुए कह रहा था, पकड़ो मुझे, पकड़ो मुझे, और भागते भागते अपने नानी की गोद में छुप गया। पीछे से आती लड़की हल्का सा नाराज होने का नाटक करते हुए बोली, समर, तुम बहुत बदमाश हो गए हो, चलो बाहर आओ नानी की गोद से, तुमने मम्मा को भी हरा दिया आज। और उसके चेहरे पर सख्ती से ज़्यादा ममता झलक रही थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सिया थी, और उसकी गेंद में खेलता हुआ वो बच्चा उसका बेटा समर था। इन 5 सालों में सिया की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो लखनऊ की एक छोटी सी कंपनी में काम करती थी, जहां वो इवेंट्स और छोटी मोटी पार्टियों को मैनेज करती थी। उसकी कमाई भले ही ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी ज़रूर थी कि वो अपने बेटे और अपनी माँ के साथ एक सुकून भरी ज़िंदगी जी सके। उसके बॉस उसके काम से बेहद खुश रहते थे, और कई बार उससे कहते थे कि उनकी मुंबई और दिल्ली में भी बड़ी ब्रांच है, जहां अगर वो चाहे तो उसे 4 गुना ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। लेकिन सिया हर बार मुस्कुराकर मना कर देती, क्योंकि अब उसे किसी बड़े शहर या बड़ी पहचान की चाह नहीं थी। उसे बस अपने छोटे संसार में खुश रहना था, जहां उसकी माँ की ममता और उसके बेटे की मासूम हंसी ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। दूसरी तरफ मुंबई में वही सम्राट मल्होत्रा था, लेकिन अब पहले से कहीं ज़्यादा सख्त और गुस्सैल हो चुका था। उसके ऑफिस में हर कोई उससे डरता था। उस दिन भी वो अपने आदमियों पर गुस्से में बरस पड़ा। 5 साल हो गए, एक लड़की को ढूंढ नहीं पाए तुम लोग, ज़मीन निगल गई, उसे यहाँ आसमान खा गया, यही है मेरी पहुँच। उसकी आंखों में गुस्सा कम और बेचैनी ज़्यादा थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी आज भी वहीं अटकी हुई थी जहां 5 साल पहले सिया उससे दूर चली गई थी। उसने उस रात के बाद ही तय कर लिया था कि अगर कोई उसकी ज़िंदगी में आएगी तो वो सिर्फ सिया होगी। लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो सिया वहां नहीं थी। वो तुरंत उठा, खुद को संभाला और सिद्धार्थ को फ़ोन करके सिया के ऑफिस का पता लिया। वहां से उसके घर का पता लेकर जब वो पहुंचा तो पता चला कि सिया तो वहां से सब छोड़कर जा चुकी है, और उसी दिन से वो उसे ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कभी कोई सुराग नहीं मिला। और उधर सिया जब उस रात के बाद होश में आई थी, सुबह की हल्की रोशनी पर्दों के बीच से छनकर कमरे में फैल रही थी, और सिया की पलकों पर अजीब सा भारीपन था। धीरे धीरे उसने आंखें खोली तो सिर में दर्द की हल्की लहर दौड़ गई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने बगल में सोए हुए सम्राट पर पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए थम गया। उसने खुद की हालत देखी, बिखरे बाल, अस्त व्यस्त कपड़े, और वो सब जो बिना शब्दों के बहुत कुछ कह रहा था। उसकी आंखों में पहले हैरानी आई, और फिर दर्द, अगले ही पल नफरत भी उतर आई। उसे बस इतना याद था कि पार्टी में उसने एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पिया था, और उसके बाद उसका शरीर जैसे आग की तरह जलने लगा था। दिमाग सुन्न हो गया था, और अब जब उसने खुद को इस हालत में पाया तो उसके मन ने सीधा फैसला कर लिया कि ये सब सम्राट मल्होत्रा की वजह से हुआ है। तो इसने मेरे साथ, उसके अंदर जैसे कोई आवाज़ गुजी और उसके होंठ कांप गए। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन आंसुओं में कमजोरी नहीं बल्कि अपमान और जलन थी। उसने सम्राट की तरफ देखा, जो बेखबर गहरी नींद में सो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिया के अंदर गुस्सा उबल पड़ा। सम्राट मल्होत्रा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी।
तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी सज़ा तुम्हें एक दिन ज़रूर मिलेगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने मन ही मन कहा और अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। वो तुरंत उठी, खुद को संभालते हुए जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक किए। शरीर अब भी उसका साथ पूरी तरह नहीं दे रहा था, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। उसने आखिरी बार सम्राट को नफरत भरी नज़रों से देखा और कमरे से बाहर निकल गई। उस वक्त उसने सिर्फ एक फैसला लिया कि उसे इस शहर से दूर जाना है, जहाँ इस नाम की परछाई भी उसका पीछा ना करे। वो सीधे अपने घर पहुंची। दरवाज़ा खोलते ही उसकी माँ उसकी हालत देखकर घबरा गई। क्या हुआ सिया, तू ठीक तो है ना? लेकिन सिया ने बिना कुछ समझाए बस इतना कहा, माँ हम यहाँ से जा रहे हैं। उसकी आवाज़ में ऐसा ठहराव था कि उसकी माँ ने और सवाल नहीं किए। कुछ ही घंटों में उसने वो जरूरी सामान पैक किया और अपनी माँ को लेकर लखनऊ के लिए निकल पड़ी। मुंबई पीछे छूट गया, लेकिन उसके साथ जुड़ा दर्द नहीं। लखनऊ पहुंचने के बाद कई दिनों तक सिया खुद में ही सिमटी रही। वो कम बोलती, ज़्यादा सोचती और हर बार उसकी माँ के पूछने पर बस यही कहती कि तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन एक दिन जब उसने अपने माँ को अकेले में रोते देखा तो उसके अंदर कुछ टूट सा गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी उसकी माँ को भी अंदर से तोड़ रही है। उसी दिन उसने खुद को संभालने का फैसला किया और एक छोटी सी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। उसने अपने बड़े सपनों को पीछे छोड़ दिया और बस जीने भर के लिए काम करने लगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और ज़िंदगी जैसे किसी तरह आगे बढ़ने लगी, लेकिन करीब 2 महीने बाद उसे एहसास हुआ कि उसका पीरियड मिस हो गया है। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कई दिन बीत गए तो डर उसके अंदर घर करने लगा। वो डॉक्टर के पास गई और जब रिपोर्ट उसके हाथ में आई तो जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आप प्रेग्नेंट हैं, डॉक्टर के ये शब्द उसके कानों में गूंजते रह गए। वो सुन्न हालत में घर लौटी और सीधे अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। एक पल के लिए सब कुछ थम गया और अगले ही पल उसकी माँ का चेहरा गुस्से से भर उठा। क्या कहा तूने? उनकी आवाज़ गूंज उठी। सिया कुछ कह पाती उससे पहले ही उन्होंने उसे रोक दिया। चुप, एक शब्द मत बोल। उनका गुस्सा फूट पड़ा। ये दिन दिखाने के लिए पाला था मैंने तुझे, यही संस्कार दिए थे मैंने। किसका पाप लेकर खड़ी है तू मेरे सामने? उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में आग थी। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने वही भरोसा तोड़ दिया। तूने मेरा सिर झुका दिया सिया। लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? उनके हर शब्द सिया के दिल को चीर रहे थे। सिया वहीं खड़ी रोती रही, उसकी आवाज़ टूट रही थी। माँ मेरी बात तो सुनो। लेकिन उसकी माँ गुस्से में थी। क्या सुनूं मैं? अब क्या सफाई देगी तू? कमरे में सन्नाटा छा गया, जिसमें सिर्फ सिया की सिसकियाँ गूंज रही थी। और अब वो जानती थी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो सब कुछ और टूट जाएगा। सिया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी माँ के हर शब्द जैसे उसके दिल में गहरे उतरते जा रहे थे, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रह सकती थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अपनी माँ के पास जाकर उनके हाथ पकड़ लिए। माँ प्लीज़, आप मेरी बात तो सुनिए। आपको अपनी बेटी पर इतना भी भरोसा नहीं है? उसकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई साफ झलक रही थी। सिया की माँ ने गुस्से में उसका हाथ झटकना चाहा, लेकिन सिया ने इस बार उन्हें कसकर गले लगा लिया। माँ मैं वैसी नहीं हूँ जैसा आप सोच रही हैं। मैं कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। उसकी सिसकियाँ अब तेज हो चुकी थी। उसकी माँ पहले तो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका शरीर ढीला पड़ गया। सिया के आंसुओं की गर्मी उनके कंधे पर महसूस हो रही थी। माँ आपको याद है वो दिन जब आपको अचानक मुंबई से यहाँ लेकर आई थी? सिया ने रोते हुए कहा। उसकी माँ की आंखें एक पल को ठहर गई, जैसे वो उस दिन को याद करने लगी हों। आप बार बार पूछ रही थी ना कि क्या हुआ, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। सिया ने खुद को थोड़ा अलग किया और अपनी माँ की आंखों में देखते हुए बोली, उस दिन उस पार्टी में किसी ने मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। मुझे नहीं पता कौन, लेकिन उसके बाद मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं रहा। मैं चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। माँ मैं डर गई थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। और जब मुझे होश आया तो
वो बोलते बोलते रुक गई। उसके होठ कांप रहे थे। मैं एक कमरे में थी और वहाँ सम्राट मल्होत्रा। उसका नाम लेते ही आंखें बंद कर ली उसने, जैसे उस पल को फिर से जी रही हो। माँ, वही सम्राट और मल्होत्रा, इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन जिसे हर कोई जानता है। मुझे लगा ये सब उसी का किया हुआ है। उसी ने मेरे साथ। उसके शब्द टूट गए। उसने मुझे बर्बाद कर दिया माँ। ये कहते हुए वो फिर से फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी माँ का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। गुस्सा अब दर्द में बदलने लगा था। मैं वहाँ से भाग आई माँ। मैंने एक पल भी वहाँ नहीं रुका गया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उस आदमी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। उसकी पहुँच बहुत बड़ी है। कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। लोग मुझे ही गलत ठहराते। इसलिए मैं आपको लेकर वहाँ से चली आई, इस छोटे से शहर में जहाँ कोई हमें नहीं जानता। सिया ने अपने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन वे रुक ही नहीं रहे थे। मैं बस आपके साथ एक शांत जिंदगी जीना चाहती थी माँ, सब कुछ भूल कर। लेकिन उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कोख में पल रहा ये बच्चा मेरे चरित्र पर सवाल बन जाए। लोग मुझे क्या क्या कहेंगे माँ, मैं सह नहीं पाती। उसकी आवाज़ में घुटन थी। लेकिन मैं इसे मार भी नहीं सकती। इसकी क्या गलती है? ये तो मासूम है। उसकी माँ पूरी तरह शांत हो चुकी थी। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। अचानक उन्होंने सिया को अपनी तरफ खींचा और उसे कसकर गले से लगा लिया। बस बस कर बेटा, उनकी आवाज़ भर्रा आई। क्यों सहा तूने ये सब अकेले? क्यों नहीं बताया मुझे? मैं तेरी माँ हूँ। क्या मैं तेरा दर्द नहीं समझती? उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं ही तुझे जज करने लगी, मैं ही तुझ पर शक करने लगी मेरी बच्ची। तूने अकेले क्या क्या सहा? उन्होंने सिया के सिर को सहलाया, जैसे उसे अपने सीने में छुपा लेना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे माफ़ कर दे। सिया ने भी अपनी माँ को कसकर पकड़ लिया, जैसे बरसों का दर्द आज बाहर आ रहा हो। माँ, मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी माँ। मुझे लगा अगर मैंने आपको सब बताया तो आप टूट जाएंगे, इसलिए मैं चुप रही। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर रोती रहीं। कमरे में सिर्फ उनकी सिसकियाँ गूंज रही थी, लेकिन उस रोने में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे इतने दिनों का बोझ आज हल्का हो रहा हो। कुछ देर बाद उसकी माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, सुन सिया, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, बहुत गलत। लेकिन उसमें तेरी कोई गलती नहीं है और ना ही इस बच्चे की। तू समझ नहीं है ना, मेरी बेटी पर कोई दाग नहीं है, कोई नहीं। उनकी आवाज़ में अब मजबूती थी। और ये बच्चा, ये तो भगवान का दिया हुआ है, इसे हम खुशी से अपनाएंगे। दुनिया कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने सिया का चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम अकेली नहीं है बेटा, मैं हूँ तेरे साथ हमेशा, आखिरी सांस तक। सिया ने अपनी माँ की आंखों में देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी राहत दिखाई दी। माँ, वो बस इतना ही कह पाई और फिर से उन्हें गले लगा लिया। उसकी माँ ने उसे अपने आंचल में छुपा लिया। अब तू रोएगी नहीं, अब हम मिलकर सबका सामना करेंगे, जो भी आएगा साथ मिलकर लड़ेंगे। उनकी आवाज़ में वो ताकत थी जो एक माँ ही दे सकती थी। तू अपनी ज़िंदगी जिएगी अपने बच्चे के साथ, और मैं हर कदम पर तेरे साथ रहूँगी। उस दिन उस छोटे से घर में दो औरतें नहीं, दो हिम्मतें खड़ी थी, जो टूट कर भी फिर से खुद को जोड़ रही थी, जो दर्द के बाद भी उम्मीद को थामे हुए थी, और जो अब किसी भी मुश्किल के सामने झुकने वाले नहीं थे। क्या सम्राट सिया को ढूंढ पाएगा? क्या सिया सम्राट के बारे में जान पाएगी कि उसने गलत इंटेंशन से कुछ नहीं किया था? क्या सम्राट कभी अपने बच्चे से मिल पाएगा? आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।